पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैशाली तिरछी मुस्कान के साथ अमृत को देख रही थी, जो कि अपनी आंखें बंद किए आगे बढ़ रहा था। वैशाली अमृत के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली, बहुत शौक है चुम्मे चाटने का। साला जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देना है नहीं। वैशाली के इस तरह धक्का देने पर अमृत की पीठ पीछे दीवार से टकरा गया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अमृत वैशाली की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। अमृत वैशाली को बाल सहित पकड़कर दीवार से चिपका देता है और वैशाली के दोनों पैरों के बीच अपना एक पैर रखकर उसके बाल को मजबूती से खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वैशाली अचानक हुए इंसिडेंट से हैरान हो जाती है और वही अमृत लगातार वैशाली के होठों को स्मूच करते हुए शक कर रहा था और बाइट कर रहा था। वैशाली को होश आता है और वो अमृत को खुद से दूर करने के लिए अपना हाथ अमृत के सीने पर रखती है, तो अमृत उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके जॉलाइन को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन उसके होठों को नहीं छोड़ता। तकरीबन 15 मिनट के पैशनेट किस के बाद अमृत वैशाली को धक्का देते हुए छोड़ देता है और अपने होंठ के किनारे को साफ करता है, जहां पर हल्का सा लिपस्टिक लगा हुआ था। अमृत वैशाली को एक नज़र घूरने के बाद अपना बैग उठा कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली अभी भी हैरानी से सदमे में खड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमृत ऐसा कुछ करेगा। उसकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई थी। वैशाली ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देखती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और होंठ की लिपस्टिक लगभग मिट चुकी थी और उसके होंठों पर स्वेलिंग आ चुकी थी। वैशाली अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए अपने दांत पीसकर बोली, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, बहुत चर्बी चढ़ी है, चूमने चाटने का सब उतार देंगे, तुम आओ जरा ऑफिस से। ये कहते हुए वैशाली बाथरूम की तरफ चली जाती है। सिटी हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड। जिस लड़के ने सम्राट की जान बचाई थी, वो लड़का वीआईपी वार्ड में था। उसे होश आ चुका था और सम्राट उस लड़के से मिलने आया था। सम्राट वार्ड में आता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, हाउ आर यू फीलिंग। सम्राट के सवाल पर वह लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, जी मैं ठीक हूँ। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, गुड, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई। वो लड़का हल्का मुस्कुराकर बोला, इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, मैंने बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की, वरना वो लोग आपको मार देते। सम्राट बिना किसी भाव के बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, बाय द वे व्हाट्स योर नेम। वो लड़का कुछ पल रुक कर बोला, गौतम सहाय। सम्राट गौतम की बात पर बोला, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारा घर कहाँ है। गौतम सम्राट को देखते हुए बोला, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैंने आपकी जान बचाई है। सम्राट गौतम की बात पर बोला, अंडरस्को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना है इसलिए पूछ रहा हूं, या फिर ये भी कह सकता हूं कि मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने बस मेरा जान बचाने का नाटक किया है। गौतम सम्राट की बात पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, मैंने आपकी जान बचाई और आपको मुझ पर शक कर रहे हैं। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे तुम पर शक है। गौतम सम्राट को देखते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुंबई पहली बार आया हूँ, मुझे काम की जरूरत है। सम्राट गौतम की तरफ गहरी नजर से देखने के बाद राघव से बोला, इसने मेरी जान बचाई है, डेविड से इसकी मुलाकात करवा देना। राघव सम्राट की बात पर अपना सिर हिला देता है, लेकिन गौतम सम्राट की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुफ्त में काम नहीं चाहिए। सम्राट गौतम की बात पर बोला, मुफ्त में तो मैं तुम्हारी जान भी नहीं बचाता, तुम्हारा टाइम वेस्ट है, इसीलिए तुमने मेरी मदद की, वेल ट्रेनिंग क्लब में तुमसे मुलाकात होगी गौतम सहाय। इतना कहकर सम्राट वार्ड से बाहर चला जाता है। सम्राट के जाने के बाद राघव एक नज़र गौतम पर डालने के बाद सम्राट के पीछे चला जाता है और सम्राट के कुछ बॉडीगार्ड वीआईपी वार्ड के बाहर रुक जाते हैं। राघव सम्राट के साथ साथ चलते हुए बोला, बॉस मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई, रातों रात आपने उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकलवा ली है और वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसे अपने पास रखना चाहते हो। सम्राट राघव को देखते हुए बोला, इसीलिए मैं हमेशा राजीव से कहता हूं कि मुझे ये बेवकूफपन नहीं चाहिए। राघव मुंह बनाते हुए बोला, बॉस आप हर बात पर मुझे बेइज्जत क्यों करते हो। सम्राट रुककर राघव को घूरते हुए बोला, तुम कुछ ऐसा काम करो जिसमें मुझे कमी ढूंढने के बावजूद कमी ना मिले, तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। राघव सम्राट की बात पर आगे कुछ नहीं कहता। सम्राट सीधा हॉस्पिटल से बाहर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब। सुधांशु और रिया कंप्यूटर लैब में बैठे एक्सेल पर अपना अपना कोडिंग कर रहे थे और विप्लव मुंह लटकाए गेम खेल रहा था। सुधांशु की कोडिंग जब पूरी होती है तो वो विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है।
विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, वो बनी है ना, उसके पापा मर गए। सुधांशु हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम अभी भी नींद में हो? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, यार मैं पहले से परेशान हूं और तुम इस तरीके से मुझे कुछ भी कहकर हंसा नहीं सकते। रिया सुधांशु की तरफ एक नजर देखने के बाद विप्लव से बोली, इडियट वो सीरियस है, तुम्हें हंसा नहीं रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विप्लव मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरी बनी बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पापा भी दुनिया में नहीं रहे और उसकी मामिल नहीं रही है। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, और तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या था? विप्लव सुधांशु के सवाल पर बोला, अंडरस्को मैंने देखा बिग ब्रो एंड अमृत ब्रो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन शोभित ब्रो थोड़े गुस्से में थे और वो बनी को लेकर कहीं चले गए। रिया विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, आदिति कैसी है? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता मेरी बनी कैसी है। सुधांशु उन दोनों की तरफ देखता है और अपना लैपटॉप निकाल उसमें कुछ करने लगता है। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? सुधांशु विप्लव की बात का कोई जवाब नहीं देता, फिर कुछ देर लैपटॉप में इधर उधर करने के बाद कहता है, मैं तो मेल चेक कर रहा था, मैंने 2-3 कंपनी में जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। विप्लव हैरानी से बोला, तुम इतना काम करोगे तो इस उम्र में बूढ़े हो जाओगे। सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इसलिए मैं चाहे जितना भी काम करूं, मेरे लिए कम ही है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। विप्लव मुंह लटकाकर बोला, मेरे भाई ने मेरे कार्ड छीन लिए, अभी मुझसे ज्यादा गरीब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रिया विप्लव को मारते हुए बोली, तुमने अपनी ये बकवास करना बंद करो, और क्या तुम्हें पता है हमारे सीनियर हमें वेलकम पार्टी देने वाले हैं? विप्लव एक्साइटेड होकर बोला, क्या सच में, लेकिन कब? सुधांशु कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक मैंने देखा था 2 दिन बाद एंड 1-2 कंपटीशन भी हैं। विप्लव कुछ सोचते हुए सुधांशु से बोला, वैसे सिद्धू एक बात बताओ, उस दिन जो लड़की तुमसे टकराई थी, तुमने उससे इतनी रूड तरीके से क्यों बात किया था? वो काफी क्यूट थी। सुधांशु बिना किसी भाव के बोला, सुंदर और शांत चेहरे के पीछे अक्सर एक शातिर दिमाग होता है, जो तुम्हें कब बर्बाद कर दे पता नहीं चलता। रिया सुधांशु की बात पर बोली, मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, कौन थी वो? सुधांशु एक नज़र विप्लव की तरफ देखता है, जो कि काफी एक्साइटमेंट में उसे देख रहा था। सुधांशु रिया की बात को टालते हुए बोला, एक हवा का झोंका था, जो कि गुजर गया, अब उस बारे में बात करके दिमाग खराब नहीं करना, वैसे मुझे भूख लगी है, दोपहर हो गई, कैंटीन चले। विप्लव कूदते हुए बोला, जल्दी चलो, ये भी कोई पूछने की बात है? रिया विप्लव को मारते हुए बोली, तुम ना सच में एक नंबर की बेवकूफ हो, हर वक्त तुम्हें मस्ती करनी होती है। विप्लव रिया के बाल को पकड़कर खींचता है, तो रिया उसे दौड़ आती है और विप्लव लैब से बाहर की तरफ भाग जाता है और रिया भी उसके पीछे चली जाती है। सुधांशु इन दोनों को जाता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उन दोनों का बैग भी लेकर लैब से बाहर आता है कि अचानक वह नित्या से टकरा जाता है। सुधांशु नीचे गिरे बाइक को उठाने के बाद बिना नित्या पर ध्यान दिया वहां से जाने लगता है, जिस पर नित्या कहती है, क्या तुमने इतना भी नहीं सीखा कि किसी से टकराने के बाद उसे सॉरी कहते हैं? सुधांशु मुड़कर नित्या को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें सॉरी सुनना इतना पसंद है तो कहना भी सीख लो। नित्या सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम्हें घमंड किस बात की है? सुधांशु नित्या के सामने आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे किस बात का घमंड होना चाहिए? नित्या सुधांशु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, दिखने में ठीक ठाक हो, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड 0 होगी, वो तो शक्ल से ही पता चल रहा है, मिडिल फैमिली से हो। सुधांशु नित्या की बात पर बोला, सुधांशु अवस्थी जाकर किसी भी जूनियर से पूछ लो कि सुधांशु अवस्थी क्या है। नित्या सुधांशु को घूरते हुए बोली, किसी बैंड के लीडर हो या फिर क्लास के टॉपर हो। सुधांशु नित्या को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, शायद कल तुमने भूलने की दवा खाई थी, इसीलिए तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, बादाम खाया करो। सुधांशु इतना कहकर नित्या के बगल से होकर गुजर जाता है। नित्या सुधांशु को जाता हुआ देखकर मुंह बनाती है, तो शौर्य आते हुए कहता है, तुम हमेशा उस 2 टके के लड़के के साथ क्यों बात करती रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शौर्य के बात पर नित्या पलटकर उसे देखते हुए बोली, तुम ना जुबान पर लगाम देकर बात किया करो। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर साफ लग रहा था कि जरूर वो कोई अच्छी खासी चीज है, पता लगाओ उसके बारे में। शौर्य अकड़कर बोला, मैं शौर्य दीवान किसी की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, वो भी उसके जैसे 2 टके के लड़के की। नित्या शौर्य की बात पर बोली, तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो सो गुड बाय। इतना कहकर नित्या कंप्यूटर लैब की जगह बाहर की तरफ चली जाती है।
शौर्य अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, नित्या मित्तल, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शौर्य भी नित्या के पीछे चला जाता है। इधर डिज्नीलैंड, शोभित अदिति को लेकर डिज्नीलैंड आ गया था, जहां पर बहुत सारे खूबसूरत कैसल और मिकी माउस के साथ सुंदर फेरी टेल्स रेडी होकर घूम रही थी। अदिति बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। शोभित अदिति की तरफ देखते हुए कहता है, कोकून। अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, मुझे आपसे नहीं बात करनी, आप बहुत बुरे हो। शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर बोला, कोकून तुम रोना बंद करो और मुझसे बात करो। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे छुपाया कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अदिति आंसू भरी आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सीनियर, मैंने क्या बिगड़ा था भगवान का। शोभित अदिति की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, कोकून अगर कुछ भी होता है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अदिति शोभित देखते हुए बोली, और अगर चले गए तो। शोभित अदिति के गाल को खींचते हुए बोला, तो तुम मुझे ले आना। अदिति शोभित की बात पर बोली, और मुझे पता नहीं होगा कि आप कहाँ हो, तब मैं क्या करूंगी। शोभित अदिति के गाल पर हाथ रखकर बोला, मेरे जो बड़े भाई हैं ना सम्राट ही इज अ मजिशियन, उनके पास मेरी हर जानकारी होती है। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन वो बहुत ज्यादा खड़ूस है और कभी कभी आप भी वैसे ही बन जाते हो। शोभित अदिति के हाथ को पकड़ चलते हुए बोला, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, जैसे अभी तुम रो रही थी और अभी चुप हो गई हो, उसी तरह हालात और लोगों को देखकर हमें बदलना पड़ता है। अदिति शोभित का हाथ पकड़ झुलाते हुए बोली, मेरी मां मिल जाएगी ना। शोभित अदिति की तरफ देखता है, जो कि अपने ही बात में गुम थी, जिस पर शोभित अदिति को कैसल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। अदिति पूरे डिज्नीलैंड पर अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, हाँ सुंदर है। शोभित अदिति के हाथ को पकड़ आगे बढ़ते हुए बोला, तुम राइड पर जाओगी। अदिति शोभित को मजबूती से पकड़कर बोली, आप मेरे साथ जाओगे, मुझे अकेले जाने से डर लगता है। शोभित अपना सिर हिलाता है और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। अदिति अभी छोटी थी और उससे भी अहम बात, वो ज्यादा दुनिया के तौर तरीके नहीं जानती थी, अपने में ही गुमसुम रहने वाली क्यूट लड़की थी, इसलिए एक पल के लिए वो अपने सारे दर्द शोभित के साथ भूल चुकी थी। शोभित और अदिति अंदर आते हैं तो अदिति उसे कॉटन कैंडी स्टोर की तरफ इशारा करती है। शोभित के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो अदिति के लिए कॉटन कैंडी एंड हॉट डॉग सैंडविच खरीद कर दे देता है, जिसे अदिति एंजॉय करते हुए शोभित के साथ घूमने लगती है। इधर ओबरॉय विला सभी लोग लंच की तैयारी कर रहे थे कि ओबरॉय विला के पार्किंग पोर्च पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक 47 साल की औरत बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक घमंड और रुतबा साफ नजर आ रहा था। वो बिना किसी पर ध्यान दिए चलते हुए सीधा अंदर आ जाती है। वो औरत मेन हॉल में आकर बोली, यहाँ पर क्या मेहमानों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं होती है। उस आवाज को सुनकर सभी लोग मेन हॉल में आ जाते हैं। निर्जला उस औरत को देखते हुए बोली, दामिनी इतने सालों बाद और बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। दामिनी निर्जला की बात पर बोली, अब क्या कर सकते हैं भाभी, यहाँ पर तो ना ही मेहमानों की इज्जत है और ना ही उसके आने जाने की। ये कहते हुए दामिनी रचना की तरफ देखती है, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दामिनी के कटाक्ष पर रचना तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम कोई मेहमान नहीं हो दामिनी, इस घर की बेटी हो तो तुम कभी भी मुंह उठाकर आ सकती हो और जा सकती हो। दामिनी रचना की बात पर घूरकर उसकी तरफ देखती है, जिस पर निर्जला दामिनी से कहती है, तुम्हें पता है ना, रचना को मजाक करने की आदत है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। दामिनी निर्जला की बात पर बोली, अगर मुझे मुनहफित लोगों की बातों को दिल पर लेने की आदत होती तो मैं यहाँ पर नहीं होती भाभी, वैसे मेरे भैया कहाँ हैं, मुझे उनसे काम था। रचना दामिनी की बातों को इग्नोर कर देती है। तभी एंट्रेंस से एक 22 साल की लड़की की आवाज आती है, कैसे हैं आप सभी। निर्जला और रचना उस तरफ देखते हैं जहां पर शीतल खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में लगेज था। रचना शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आओ शीतल, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, जब देखा था छोटी थी और अब साजिश करना भी सीख गई हो, बिल्कुल अपनी बुआ की तरह। शीतल रचना की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। रचना के तेवर पूरी तरीके से बदल जाते हैं और वो शीतल के सामने जा उसे घूरते हुए कहती है, तुम यहाँ पर आए हो, ठीक कर रही हो, रहो, खाओ, पियो, ऐश करो, लेकिन असम की तरह यहाँ पर साजिश करने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुम्हें कचरे की तरह इस विला से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी।
दामिनी शीतल को साइड कर रचना के सामने आकर बोली, भाभी मैं इस घर की बेटी हूँ, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस घर से बाहर निकालने का। जितना आपका हक नहीं है इस घर पर, उतना मेरा हक है इस घर के जायदाद पर। वैशाली नीचे आते हुए बोली, अबे कौन है बे जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के नाम पर भौंक रहा है। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, तुम कौन हो जो यहाँ पर बेवजह बदतमीजी कर रही हो। वैशाली दामिनी के सामने आकर बोली, हम तो अपना जान पहचान बाद में सुनाएंगे, पहले आप बताओ मान ना मान मैं तेरा मेहमान हो कौन आप जो हमारी काकी सासू के सामने जायदाद की बात कर रही हो। सोना वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, वैशाली वो घर की बड़ी है, तुम चुप रहो। वैशाली सोना की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, ये कैसी बड़ी हुई जो अपने ही घर में आग लगाने आई है। हमको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, वो बिल्कुल नाली के कुत्ते वाली बदबू आ रही है। दामिनी वैशाली के ऊपर हाथ उठाती है तो सोना दामिनी के हाथ को पकड़कर कहती है, बुआ जी वैशाली छोटी है, नासमझ है, इसलिए वो आपसे इस तरीके से बात कर बैठी, लेकिन आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा सकें। दामिनी अपना हाथ झटक कर सोना को घूरते हुए बोली, क्या बात है, तुम तो गिरगिट को भी मात दे सकती हो। हम असम में थे तब तो तुम्हारे मुंह से अल्फाज भी नहीं फूट रहे थे। वैशाली दामिनी की बात पर बोली, सब हमरा असर है बुआ जी, आप भी रह जाओ, हम दिमाग आपको भी दे देंगे बहुत सारा। शीतल सोना के सामने जाकर अपना सिर झुकाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सोना, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सोना शीतल की बात पर बोली, मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ शीतल, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, खैर पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा, तुम्हारा स्वागत है मुंबई में। शीतल सोना के हाथ को पकड़कर बोली, तुम जब तक मुझे माफ नहीं कर देती मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। वैशाली शीतल के हाथ को सोना के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, तुम माफी मांग रही हो तो दूर से मांगो ना, हमारी दीदी को क्यों छू रही हो। शीतल वैशाली को घूर कर बोली, तुम हो कौन, कब से देख रही हूं सब लोगों के बीच में बोल रही हो। वैशाली शीतल के सामने आकर कर बोली, हमारा नाम वैशाली अमृत ओबरॉय है और हम इस घर की दूसरी बड़ी बहू है। दामिनी हैरानी से रचना और निर्जला की तरफ देखती है और व्यंग पूर्वक ताली बजाते हुए कहती है, क्या बात है, बड़ी वाली को सड़क से उठाकर ले आए और छोटी वाली को पता नहीं कौन सी झोपड़पट्टी से उठाकर लाए हो, जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है। क्या ओबरॉयज की बस यहीं तक पहचान रह गई है कि दुनिया जहां के सारे फटीचे आकर हम लोगों से रिश्ता जोड़े। वैशाली जैसे ही दामिनी को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि सोना उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देती है। वैशाली की मुट्ठी मजबूती से बंद हो जाती है। निर्जला दामिनी की पूरी बात सुनकर थोड़ी नाराजगी से बोली, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं दामिनी, और हम जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ रहने में कोई बुराई नहीं होती। दामिनी निर्जला की बात पर बोली, आपको नहीं पता भाभी लड़कियां कितनी शातिर हो चुकी है। रचना व्यंग भरी हंसी के साथ बोली, हाँ हाँ शातिर होने की कहावत तुम सुना रही हो दामिनी, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। दामिनी रचना की बात पर गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं, मैं शातिर हूँ। निर्जला उन दोनों के बीच में आते हुए बोली, अब बस करो शाम हो रही है, सभी लोग आ रहे होंगे। उसके बाद दामिनी की तरफ देखते हुए अंडरस्को, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। दामिनी निर्जला की बात पर अकड़कर बोली, क्या मैं इस घर में अपने पसंद का कमरा भी नहीं ले सकती। निर्जला हताश होकर बोली, तुम जो कमरा चाहो ले सकती हो। दामिनी अकड़कर आगे की तरफ चली जाती है। दामिनी के जाने के बाद निर्जला शीतल की तरफ देखते हुए कहती है, शीतल चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती है। शीतल निर्जला की बात पर सोना की तरफ इशारा करते हुए बोली, सोना मुझे कमरा दिखा देगी। वैशाली शीतल को घूरते हुए बोली, हमारी दीदी तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हें कमरा दिखाएगी, जाओ खुद देख लो। शीतल वैशाली की बात पर दांत पीसकर बोली, तुमसे तो बात नहीं हो रही है तो तुम अपना मुंह बंद करके रखो। वैशाली सोना के हाथ को पकड़कर बोली, हमको आपसे बात करनी है, चलो हमरे साथ। इतना कहकर वैशाली सोना को अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शीतल की आंखों में वैशाली के लिए एक अलग ही नफरत नजर आ रही थी, जिसे वो छुपा लेती है और निर्जला के साथ कमरा देखने चली जाती है। रचना दामिनी और शीतल के जाने के बाद खुद से बोली, यूं ही तो नहीं आओगे तुम दोनों, जरूर कुछ ना कुछ तो है शायद भैरवी खानदान से। ये सोचते हुए रचना अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शाम का वक्त, शोभित और अदिति घर आते हैं। अदिति के हाथ में ढेर सारे बैग थे जिन्हें वो पकड़कर अंदर आ रही थी। अंदर आते ही अदिति जोर से कहती है, सोना दीदी, वैशाली दीदी, वापी, कहाँ हो आप सभी, जल्दी नीचे आओ, देखो सीनियर। ये कहते हुए अदिति की नज़र सामने हॉल में बैठे लोगों पर जाती है
तो अदिति के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे रिएक्शन आ जाते हैं। दामिनी और शीतल कंफ्यूज भरी नजरों से अदिति को देख रहे थे। वही विप्लव भी नीचे आता है तो उसकी नजर दामिनी और शीतल पर जाती है। कॉलेज से आने के बाद वो सीधा कमरे में चला गया था, जिस कारण उसे नहीं पता था कि दो चुड़ैल घर आई है। विप्लव दामिनी को तो पहचान जाता है, लेकिन शीतल को नहीं पहचानता क्योंकि उन दोनों की मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। विप्लव दामिनी के सामने जाकर बोला, हेलो बुआ, आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। शीतल विप्लव की तरफ देखती है। विप्लव एक नज़र उसे देखने के बाद इग्नोर कर देता है और वही दामिनी विप्लव से कहती है, अब मेरे सामने आ ही गए हो तो गले भी लगा लो। विप्लव कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं कॉलेज से आया हूं, ना तो नहाया नहीं हूं, बदबू आ रही है मुझसे, इसलिए मुझे गले मत लगाओ। दामिनी विप्लव की बात पर 2 कदम पीछे होकर बोली, तो फिर दूर ही रहो। विप्लव अपना सिर हिलाता है और जल्दी से अदिति के पास जा उसे कसकर गले लगाकर कहता है, मेरी बनी तुम ज्यादा रो तो नहीं रही थी ना, भाई ने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना, वो बहुत बुरी तरीके से डांटते हैं, मैं भी डर जाता हूं कभी कभी। अदिति विप्लव के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरी सांस अटक जाएगी, मर जाऊंगी मैं, छोड़ो जरा। विप्लव अदिति से दूर होता है और उसके हाथ से बैग लेते हुए कहता है, तुम शॉपिंग पर गई थी। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए जूते लाई हूं, मेरे पैसे के नहीं है, सीनियर ने दिए हैं। विप्लव खुश हो जाता है और बैग को झांकने लगता है, जिस पर अदिति उसे डांटते हुए कहती है, तुम ना बेवकूफ हो, मैं बोल रही हूं ना, कमरे में चलकर देखेंगे। विप्लव अदिति की बात पर मुंह बनाता है तो अदिति एक एक बैग सोना और वैशाली को देते हुए कहती है, इसमें आपका और अंकल का गिफ्ट है। दोनों उसे थैंक यू कहते हैं और अदिति निर्जला को बैग देते हुए कहती है, ये आपके लिए। निर्जला मुस्कुराते हुए अदिति के गाल पर हाथ फेर कर बोली, थैंक यू बेटा। अदिति निर्जला की बात पर खुश हो जाती है। रचना अदिति को घूरते हुए कहती है, क्या बात है, सुबह तो बहुत रो रही थी और अचानक तुम्हारे मुंह पर इतनी बड़ी हंसी। अदिति रचना की बात पर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, आंटी सीनियर ने कहा कि खुशी और दुख आते जाते रहते हैं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और वो माँ की इन्फॉर्मेशन निकलवाना भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे मेरी मम्मा का इंतजार रहेगा। रचना अदिति की बात पर बोली, इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं जाओगी। शोभित अंदर आते हुए बोला, क्यों मॉम, अदिति अगर यहाँ पर है तो क्या दिक्कत है। रचना शोभित की बात पर बोली, कोई दिक्कत नहीं है शोभित, और मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, इसलिए तुम्हारे लिए लड़की देखा जाए, मैं तुम्हारे डैड से आज ही बात करूंगी। शोभित रचना की बात पर बिना किसी भाव के बोला, मुझे शादी नहीं करनी। दामिनी शोभित की बात पर एक नज़र अदिति को देखने के बाद बोली, क्या बात है, तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन क्यों, तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है। शोभित दामिनी को देखते हुए बोला, मेरी शादी की बात छोड़िए, आप बताएं आप यहाँ क्या कर रही हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह। दामिनी कटाक्ष भरी आवाज में बोली, रक्षाबंधन आ रहा है, सोचा तुम लोगों से मिलना भी हो जाएगा, अपने भाइयों को राखी भी बांध दूंगी, लेकिन लगता है इस बार तुम लोगों की कलाई सुनी रह जाएगी। तभी एंट्रेंस के पास से गुस्से भरी आवाज आती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। सभी लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, जहां पर सम्राट गुस्से में खड़ा हुआ था और उसके साथ अमृत भी था। दोनों भाइयों की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दामिनी सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। सम्राट अपने कदम अंदर बढ़ाते हुए गुस्से से बोला, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं। दामिनी सम्राट की बात सुनकर बोली, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है इस घर में, बेटी हूं इस घर की। सम्राट दामिनी की आंखों में देखते हुए बोला, इस घर की एक ईंट भी आपकी नहीं है, और उससे भी जरूरी ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप होती कौन है मेरे घर पर हक जताने वाली। अमृत सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन सम्राट तो जैसे दामिनी को देखते ही भड़क गया था। दामिनी सम्राट की बात पर चिल्लाते हुए बोली, तुम अपनी हद पार कर रहे हो सम्राट। सम्राट दामिनी की बात पर बोला, आप मेरी बुआ है, इस घर की बेटी, इसलिए अब तक अपने पैरों पर खड़ी हुई है, वरना आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर धकेल सकता था मैं, इसलिए दोबारा कभी भी मेरे घर वालों को, मेरे भाई या मेरी बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। दामिनी सम्राट की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ओबरॉय इंडस्ट्री मेरे डैड रविंद्रनाथ ओबरॉय की विरासत है, उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। राजेंद्र अंदर आते हुए बोले, यहाँ आते ही तुमने क्लेश करना शुरू कर दिया दामिनी। दामिनी राजेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आपको लगता है कि मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा है भैया, आप देख रहे हैं आपका बेटा कैसे मुझसे बात कर रहा है।
ये कहते हुए दामिनी आकर राजेंद्र को गले लगा लेती है। राजेंद्र दामिनी के सिर को थपथपाकर बोले, शांत हो जाओ। दामिनी पीतांबर को गले लगाते हुए बोली, आई मिस यू भैया। पीतांबर दामिनी के सिर पर हाथ फेर कर दूर होता है और सम्राट से कहता है, सम्राट शांत रहो। सम्राट एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे दोबारा कोई तमाशा नहीं चाहिए। सोना सम्राट को जाता हुआ देखती है। वैशाली मुंह बनाते हुए कहती है, साला एन वक्त पर यह ससुर जी और काका ससुर आ गए, वरना आज तो मजा आ जाता जब बड़का भैया इन लोगों को घर से बाहर निकालते। सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, वो ऐसा नहीं कर सकते वैशाली, क्योंकि वो इस घर की बेटी है। वैशाली सोना की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, ऐसी बेटी को घर से धक्के मारकर निकालना चाहिए। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुमसे कुछ कहना बेकार है, इसलिए चलो चुपचाप किचन में चलते हैं। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए सोना से बोली, हमको जरा अपने पति से हिसाब बराबर करना है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वैशाली जाने लगती है तो सोना उसके हाथ को पकड़कर कहती है, तुम फिर से झगड़ा करने वाली हो अमृत भैया से। वैशाली भोली सी सूरत बनाकर सोना की तरफ देखते हुए बोली, हम किसी को परेशान नहीं करते, सभी लोग आकर हमारे मामले में उंगली करते हैं। ये कहते हुए अचानक ही वैशाली की नज़र शीतल पर जाती है, जो कि अमृत को लगातार देखे जा रही थी। सोना वैशाली की बात पर बोली, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वैशाली सोना को अपने पास खींचकर बोली, आपने कहा था ये शीतल नाम की छछूंदरी बागर बिल्ले के पीछे पड़ी है, तो ये हमरे पति को काहे देख रही है। सोना वैशाली की बात पर उस तरफ देखती है तो शीतल अमृत की तरफ देख रही थी। सोना वैशाली की बात पर अपने कंधे उचकाकर बोली, मुझे नहीं पता। वैशाली अपना मुक्का दिखाते हुए बोली, हम ससुरी को मार देंगे बता रहे हैं, नहीं मतलब एक नहीं पटा तो दूसरे को पटाना चाहती है। साली को हमने बताया ना हमरा पति है वो, लेकिन फिर भी हमरे पति को ताड़े जा रही है। सोना वैशाली को शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैशाली सोना की बात पर बोली, आपको नहीं पता मुंबई जैसे शहर में क्या होता है, हमरे पति की पहले से कोई और गर्लफ्रेंड है। साला बनारस होता ना तो अपने पति के कान के नीचे कनपट में ऐसा लगाते कि ना उसकी पूरी याददाश्त गायब हो जाती। पीछे खड़ा अमृत बोला, रियली। वैशाली बिना पीछे देखे फ्लो में बोली, तुमको मजाक। ये कहते हुए वैशाली पलटकर देखती है तो अमृत अपने कमर पर हाथ बांधे वैशाली को ही घूर रहा था। वैशाली मेन हॉल की तरफ देखती है जहां पर सिर्फ शीतल और घर वाले थे, फिर अमृत की तरफ देखती है और उसे छूते हुए कहती है, तुम इंसान ही हो ना, पलक झपकाया नहीं कि तुम यहाँ पर आकर खड़े हो गए। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर सोना से बोला, सोना तुम डिनर लगाओ, मुझे जरा मेरी बीवी से बात करनी है। सोना अमृत की बात पर मुस्कुराकर बोली, ठीक है भैया। इतना कहकर सोना किचन की तरफ चली जाती है और अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। शीतल उन दोनों को जाता हुआ देखने लगती है, फिर सोना के पीछे किचन में चली आती है। इधर शोभित विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, अदिति को लेकर कमरे में जाओ। विप्लव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई मुझे आपसे बात करनी है। शोभित विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, बाद में बात करेंगे। विप्लव जिद में बोला, नहीं मुझे अभी बात करनी है। शोभित गहरी सांस लेकर विप्लव के साथ चला जाता है और अदिति अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर किचन में सोना खाना बर्तनों में निकालने लगती है। शीतल सोना का हाथ बटाते हुए बोली, वैसे सोना उस लड़की का और अमृत का रिश्ता कैसा है। सोना शीतल की बात सुनकर समझ जाती है कि शीतल वैशाली के बारे में पूछ रही है, जिस पर सोना कहती है, पति पत्नी जैसा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और झगड़ा भी होते रहते हैं, लेकिन प्यार भरी। शीतल सोना से दोबारा सवाल करते हुए बोली, उन दोनों की मुलाकात कब हुई थी और शादी कब हुई है। जिसके जवाब में सोना शीतल से बोली, 1 महीने होने वाले हैं दोनों की शादी को, और उन दोनों की मुलाकात बनारस में हुई थी और दोनों ने वहीं पर शादी कर ली। शीतल सोना से और ज्यादा सवाल नहीं करती। अमृत का कमरा। अमृत वैशाली के सामने खड़ा उससे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने, तुम मेरे कान के नीचे मारोगे, सुबह की पनिशमेंट भूल चुकी हो क्या। वैशाली अमृत की बात पर अकड़ कर बोली, सुबह हम तैयार नहीं थे इसलिए, वरना बताते तुमको। अमृत वैशाली की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम में कितनी ताकत है। वैशाली अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखो तुम्हारा ज्यादा हो रहा है ना, एक तो सब लड़कियों को देखते हो, भाव देते हो और हमसे बाद में झगड़ा करते हो। अमृत वैशाली के कमर को दोनों हाथों से पकड़ उसे दीवार से सटाकर बोला, मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करता, तुम हो जो हमेशा मुझसे झगड़ा करने के लिए तैयार रहती हो।
वैशाली अमृत को आंखें देखती है तो अमृत थोड़ा सा नीचे झुकता है, जिस पर वैशाली अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अमृत वैशाली को देखने लगता है, जिसके होंठ कांप रहे थे और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अमृत के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वैशाली को जब एहसास होता है कि अमृत ने कुछ नहीं किया, तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। अमृत तुरंत वैशाली के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वैशाली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अमृत वैशाली के कमर पर अपना हाथ रख वैशाली को बड़ी ही सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। वैशाली की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके होंठ हल्का सा खुलते हैं, तो अमृत उसे पैशनेट किस करने लगता है। वैशाली अमृत को खुद से दूर धक्का देने लगती है, तो अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ लेता है। वैशाली बिना अमृत की तरफ देखे रूंधी आवाज में बोली, अमृत मुझे जाना है। अमृत वैशाली के मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसके हाथ को छोड़ देता है। वैशाली दौड़ते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अमृत को वैशाली का ये नेचर समझ नहीं आता, इसलिए अपने ख्यालों को झटकते हुए वो क्लोजेट में चला जाता है। डाइनिंग टेबल। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन वैशाली नहीं आई थी। सोना अमृत की तरफ देखती है, तो अमृत अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम अपनी पनिशमेंट भूल गई सोना। सोना सम्राट की तरफ हैरानी से देखने लगती है, तो सम्राट सोना को आंखें दिखाता है। विप्लव सोना की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आपको भी सजा मिली है क्या? भाई ने आपको खाना खाने से मना कर दिया है। फिर सम्राट की तरफ देखते हुए, भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। भाभी पहले से पतली दुबली है और आप इस तरीके से उन्हें खाना खाने से मना नहीं कर सकते, ये अन्याय हो रहा है। सम्राट विप्लव को घूर कर बोला, शट अप। विप्लव सम्राट के घूरने पर चुप हो जाता है और बेचारी भरी नजरों से सोना की तरफ देखने लगता है। राजेंद्र सम्राट की तरफ देखते हुए बोले, किस बात की सजा मिल रही है सोना को? सम्राट राजेंद्र की बात पर बोला, जी कुछ नहीं। सोना सम्राट को खाना देती है और किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर में सोना अपने हाथ धोकर आती है और सम्राट को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हैं। शीतल की मुट्ठियां आपस में मजबूती से बंद हो जाती है। अदिति सोना की तरफ देखते हुए कहती है, दीदी मुझे भी खिलाओ ना। सम्राट घूरकर अदिति की तरफ देखता है, तो अदिति चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। सोना सम्राट को पूरा खाना अपने हाथों से खिलाती है। खाना पूरा होने के बाद सम्राट अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और धीरे से सोना के कान में कहता है, जल्दी आना कमरे में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सोना के गाल लाल हो जाते हैं। वो बिना किसी की तरफ देखे किचन की ओर चली जाती है। रचना उसे खुन्नस में जाता हुआ देखती है। शीतल कुर्सी से खड़े होते हुए बोली, मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। बाकी सब भी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोना अपना काम पूरा कर हॉल रूम की लाइट्स ऑफ कर सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी एक चीख पूरे घर में गूंज उठती है। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। सम्राट ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। उसका पूरा कपड़ा खून से लथपथ था। बाकी सब लोग भी आ चुके थे। अंदर सोना का ऑपरेशन चल रहा था। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी और हाथ में फ्रैक्चर था और कुछ खरोच के निशान थे। शोभित सम्राट के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट ब्रो, सोना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सम्राट बिना शोभित की तरफ देखे बोला, राजीव कहाँ है? जिसके जवाब में शोभित बोला, डेविड के साथ घर में है। वैशाली की आंखों में पहली बार आंसू थे और अमृत उसे संभाल रहा था। अदिति को विप्लव के साथ घर में ही रहने को कहा गया था, जिस कारण दोनों घर में थे। तभी अमृत का फोन बजने लगता है। अमृत अपना फोन निकाल कर देखता है तो पाता है उसे राजीव कॉल कर रहा था। अमृत कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलो राजीव। दूसरी तरफ से राजीव बोला, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अमृत ओके कहकर कॉल कट कर देता है। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा राजीव ने? अमृत वैशाली की बात का जवाब देते हुए बोला, सिर्फ एक्सीडेंट था, सोना का पैर स्लिप हुआ है। वैशाली अमृत से सवाल करते हुए बोली, क्या तुमको भी लगता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था? अमृत वैशाली को समझाते हुए बोला, वैशाली जब तक हम सबूत नहीं पा जाते हम किसी के ऊपर। वैशाली अमृत की बात को बीच में काटकर बोली, अपनी वकालत जाकर तुम अपनी अदालत में देना, यहां पर नहीं। इतना कहकर वैशाली ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अमृत एक गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर सुधांशु, शेखर और नीरू आ जाते हैं। सुधांशु सम्राट के सामने जाकर बोला, दीदी कहाँ है? शोभित सुधांशु के सवाल पर बोला, ऑपरेशन थिएटर में है। सुधांशु सम्राट को घूरते हुए बोला, कैसे हुआ ये सब?
अमृत सुधांशु को शांत करवाते हुए बोला, पहले सोना को ठीक होने दो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। सुधांशु अमृत की बात पर बोला, आर यू सीरियस? मेरी बहन जिंदा भी रहेगी तब तक? सम्राट अपनी लाल आंखों से सुधांशु को घूरते हुए बोला, जब तक उसे होश नहीं आता अपना मुंह बंद करके रखो, वरना यहां से दफा हो जाओ। सुधांशु सम्राट की बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे चुप करवाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ तो पूरे ओबरॉय खानदान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। दामिनी सुधांशु की बात पर बोली, तुम होते कौन हो लड़के हम लोगों को धमकी देने वाले? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन को हम लोगों ने जानबूझकर गिराया है? उसका पैर फिसल गया था जिस कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिरी। सुधांशु एक नजर दामिनी पर डाल इग्नोर कर देता है, जिसे देख दामिनी अपने दांत पीस लेती है। तभी नस बाहर आती है। सुधांशु नस के पास जाकर बोला, मेरी दीदी कैसी है? नस सुधांशु के सवाल पर बोली, उनका ब्लड काफी लॉस हो चुका है, ब्लड की जरूरत है। सुधांशु नस की बात पर बोला, मैं लेकर आता हूं। इतना कहकर सुधांशु जल्दी से ब्लड बैंक की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सुधांशु 2 यूनिट खून लेकर आता है और नस को दे देता है, तो नस कहती है, एक और चाहिए था। जिसके जवाब में सुधांशु बोला, ब्लड बैंक में इस ग्रुप का ब्लड नहीं है, जितना था डॉक्टर ने मुझे दे दिया। सम्राट नस की तरफ देखते हुए बोला, ब्लड ग्रुप क्या है? जिसके जवाब में नस बोली, बी पॉजिटिव। अमृत नस की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव। नस अपना सिर हिलाकर बोली, चलिए कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आप ब्लड दे सकते हैं। अमृत अपना सिर हिलाता है और नस के साथ चला जाता है। नीरू सम्राट के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, परेशान मत हो बेटा, हमारी सोना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सम्राट नीरू की बात पर कुछ नहीं कहता। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर सक्सेना बाहर आते हैं। अमृत ने खून दे दिया था, जिस कारण ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। डॉक्टर सक्सेना की तरफ देखते हुए सम्राट बोला, सोना को होश कब आएगा? डॉक्टर सक्सेना सम्राट को शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ सम्राट, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसे 48 घंटे में होश आ जाना चाहिए। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर बोला, 48 घंटे क्यों? आपने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो 24 आवर में उसे होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर सक्सेना सम्राट को शांत करवाते हुए बोले, सम्राट सिर पर चोट लगी है, गहरी होश आने में 48 घंटे लगेंगे, फिर पता चलेगा कि उसकी मानसिक संतुलन कैसी है। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर बोला, अब ये मत कहना कि किसी चीप टीवी सीरियल के जैसे उसके याददाश्त जाने के चांसेस है। जिस पर डॉक्टर सक्सेना बोले, उसके सिर पर 2 जगह गहरे निशान है, पहले सामने फिर पीछे वाले हिस्से पर, जिससे हम मुआयना लगा सकते हैं कि पहले वो सिर के बल गिरी है, उसके बाद फिर पीछे के बल, इसलिए तुम शांत रहो। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर आगे कुछ नहीं कहता, जिस पर डॉक्टर सक्सेना उन लोगों को सांत्वना देते हुए वहां से चले जाते हैं। सम्राट अपने घरवालों की तरफ देखते हुए बोला, सब लोग जाए घर, मैं यहाँ पर हूँ अपनी बीवी के साथ। वैशाली सम्राट की बात पर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अमृत वैशाली को समझाते हुए बोला, वैशाली तुम घरवालों के साथ जाओ, अदिति छोटी है, वो रो रही होगी, वापी उसे अकेला नहीं संभाल पाएगा, हम सब हैं ना यहाँ पर। वैशाली अमृत के कई बार समझाने पर घर जाने के लिए मान जाती है और घरवालों को लेकर वहां से चली जाती है। सुधांशु के मम्मी पापा भी उन लोगों के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन सुधांशु वहीं रुक जाता है। अब वहां पर सम्राट, अमृत और सुधांशु थे, शोभित भी घर चला गया था। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ भी कोई अच्छा न्यूज नहीं आता। सोना कभी भी बेहोश थी। अगली सुबह मित्तल मैंशन, काव्या किचन में सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो कहीं और ही खोई हुई थी। अचानक चाय निकालते हुए उसके हाथ पर ही चाय गिर जाती है, जिस कारण काव्या होश में आती है और जल्दी से अपना हाथ पानी में डाल देती है। उसे अपने हाथ में काफी तेज जलन हो रही थी। तभी वहां पर नित्या आ जाती है। नित्या जल्दी से काव्या के पास जाकर बोली, भाभी क्या हो गया आपको? काव्या नित्या की बात पर बोली, कुछ भी नहीं, वो ध्यान कहीं और था, इसलिए चाय हाथ पर गिर गया। नित्या जल्दी से फ्रिज से आइस क्यूब निकालकर काव्या के हाथ पर लगाते हुए बोली, जलने पर आइस लगाते हैं ताकि फोड़े न आ जाए। काव्या अपना सिर हिलाती है, जिस पर नित्या काव्या के हाथ को पकड़कर कहती है, चलिए मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। काव्या नित्या की बात पर बोली, नहीं ज्यादा नहीं जला है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, जाओ रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नित्या काव्या के दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, नहीं बहुत जला हुआ है, चलिए मैं दवा लगा देती हूँ, वरना बाद में आपको तकलीफ होगी।
काव्या नित्या से ज्यादा जिद नहीं करती और किचन से बाहर आती है कि कशिश काव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कशिश को इस तरीके से अचानक हाथ को पकड़ने से काव्या की आह निकल जाती है। काव्या के दर्द भरी सिस्क पर कशिश पलटकर काव्या को देखते हुए बोला, क्या हो गया? मैंने इतना भी तेज नहीं पकड़ा तुम्हारे हाथ को। नित्या कशिश को डांटते हुए बोली, आप देख रहे हो भाभी के हाथ को चोट लगी है और आप जानबूझकर उनके हाथ को कसकर पकड़ रहे हो। भाई, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्या आपको नहीं पता? कशिश नित्या की बात पर काव्या के हाथ को देखता है जो कि लाल हो गया था। कशिश नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाकर कॉलेज जाने की तैयारी करो, मैं इसके हाथ का इलाज करता हूँ। इतना कहकर कशिश काव्या को लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। कशिश काव्या को कमरे में लेकर आता है और काउच पर बैठा अपने स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए फर्स्ट एड ले आता है। काव्या चुपचाप बैठ जाती है। कशिश फर्स्ट एड निकालकर काव्या के हाथों पर दवा लगाते हुए कहता है, तकलीफ होगी तो बताना। जिस पर काव्या बोली, कोई ऐसी भी दवा बताओ ना जिससे दिल को दर्द ना हो। कशिश अपनी नजरें उठा काव्या को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता दिल को कैसे आराम दिलाया जाता है, अगर पता होता तो शायद तुम यहाँ नहीं होती। इतना कहकर कशिश फिर से काव्या के हाथ के ड्रेसिंग करने लगता है। काव्या एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे फोन चाहिए, मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। कशिश काव्या की बात पर बोला, थर्ड फ्लोर पर थिएटर है जहां पर हजारों डीवीडी रखी हुई है, जाकर उन्हें देख लिया करो, बोर नहीं होगी। काव्या व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें डर है ना कशिश मित्तल की मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन डोंट वरी, जब तक मेरा भाई नहीं आएगा ना मुझे लेने, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। कशिश काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, सम्राट ओबरॉय में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ आ सके, गुनहगार है वो मेरा। काव्या कंफ्यूज होकर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कशिश ड्रेसिंग पूरी करके बोला, हम दोनों राइवल्स हैं, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहते 1 महीने हो जाएंगे और आज 1 महीना पूरा होने का आखिरी दिन है, तुम्हें कुछ तो गिफ्ट जरूर दूंगा। काव्या काउच से खड़ी होकर बोली, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। कशिश काव्या के दूसरे हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे भाई को अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरे पास हो और ये भी पता है कि तुम कैसे मुझसे मिली। काव्या कशिश की बात पर बोली, तो तुम क्या चाहते हो, भांगड़ा करूं मैं? कशिश काव्या की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है, तो तुम ही सोचो, तुम्हारे भाई को पता है कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन वो तुम्हें लेने नहीं आ रहा, तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हें लेने आएगा। काव्या अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम तो एक दिन मुझे छोड़ दोगे ना, तो मैं वापस चली जाऊंगी। कशिश 2 मिनट काव्या को घूरने के बाद क्लोजेट की तरफ चला जाता है और काव्या कमरे से बाहर चली जाती है। अब आगे की कहानी देखिए, क्या काव्या और कशिश के बीच प्यार हो पाएगा? क्या सोना का गिरना एक्सीडेंट था या कोई साजिश? क्या होगा आगे? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।